आज बात करेंगे गुप्तेश्वर पांडे जी से। जी हाँ, आपको याद दिला दूं, बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। दो बार बीआरएस लिया चुनाव में जाने के लिए, जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया और राजनीति का सफर उनका अधूरा रह गया। अब उन्होंने क्या किया है, भगवा और पीताम्बरी धारण कर लिया है और आजकल वो प्रवचन कर रहे हैं, गीता प्रवचन कर रहे हैं। हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे जी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, पहले खाकी पहनी, फिर खादी पहनी, अब भगवा और पीताम्बरी, ऐसा क्यों? भारती जी नमस्कार। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि एकदम ये गलत प्रचार है कि मैंने भगवा धारण कर लिया है। एक भी मेरा कहीं फोटो हो तो दिखाइए। भगवा मैंने कोई धारण नहीं किया है, न मैंने पीताम्बरी धारण की है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा मैं कह रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। 15 जून से 22 जून तक अयोध्या में ऑनलाइन, कोई भीड़ नहीं, कोई वहां श्रोता नहीं था, लेकिन ऑनलाइन मैंने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा की थी। किसी ने अपने फेसबुक से उसको वायरल किया, जिससे लोगों को पता चला कि मैं अब भागवत पुराण की कथा भी कहता हूं, ये सही है। आपने दूसरा जो अपने मेरे को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि दो बार वीआरएस लिए थे और राजनीति में प्रवेश चाहते थे, टिकट नहीं मिला, मौका नहीं मिला, तो एकदम सही आपने कहा। पूरी तरह से इसमें कहीं कोई विवाद की बात ही नहीं है कि मैं राजनीति में प्रवेश करना चाहता था। मैं इसीलिए मैंने डीजीपी रहते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। ये मेरा डिसीजन था, बिल्कुल सही है। टिकट नहीं मिला, ये भी सही है। तो ये टिकट मिलना नहीं मिलना ये मेरे प्रारब्ध की बात है, लेकिन मैं विधायक बनने के लिए असेंबली का टिकट नहीं चाहता था। कोई भी सिटिंग डीजीपी, वो भी बिहार जैसे प्रदेश का, असेंबली के टिकट के लिए पद त्याग नहीं करेगा। क्योंकि मेरा वही अगला सवाल मेरा अगला सवाल वही है सर। किसी भी सिटिंग एमएलए से किसी भी डीजीपी का ठसक जो है ना, वो स्टेट में ज्यादा होता है, वो पावर ज्यादा, सैल्यूट उसी को ज्यादा मिलता है, भले विधायक विधानसभा में बैठता हो। जी भारती जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं सबको ये सोचना चाहिए कि कोई सिटिंग डीजीपी और इतना हाई प्रोफाइल का अफसर, मैं पुलिस अफसर के रूप में 33 वर्षों तक बिहार के जितने जगहों पर मैंने एसपी के रूप में, डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में मैंने सेवा दी, तो मेरा कट्टर शत्रु भी या कट्टर आलोचक भी ये नहीं कर सकता कि एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में मैं अनसक्सेसफुल या फेल्योर रहा। तो जहां भी सांप्रदायिक सद्भाव की बात हो, विधि व्यवस्था संधारण की बात हो, अपराध नियंत्रण की बात हो, पब्लिक का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जीतने की बात हो, हर जगह मैं सक्सेसफुल रहा। मैं विधायक इसलिए बनना चाहता था, आपने ठीक कहा कि डीजीपी का ठसक ज्यादा होता है, पावर ज्यादा होता है, संसाधन और रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, उसकी चमक भी ज्यादा होती है, जबकि प्रोटोकॉल में माननीय विधायक बहुत ऊपर होते हैं। तो मैं इसलिए बनना चाहता था कि एक मानक, एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना चाहता था कि जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए। हमेशा कुछ नया करने की प्रवृत्ति मेरे अंदर रही है। मैं चाहता था कि शोषित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं, उनके यहाँ जाऊं, उनकी टूटी झोपड़ी में रुकूं, उनके टूटी थाली में नमक रोटी खा करके उनकी समस्याओं को उनकी आवाज बनकर सरकार के सामने रखूं और लोगों में एक संदेश जाए कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए और माननीय विधायकों में भी प्रतिस्पर्धा हो कि हम लोगों को भी ऐसा बनना चाहिए। वो मौका नहीं मिला। एक चीज जानना चाहता हूं सर, एक चीज जानना चाहता हूं, क्लोज हो गया कि एक चीज जानना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार ने आपसे वादा किया था कि वो आपको टिकट देंगे? जहां तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार ने किसी को कहा कि नहीं, हम तो ऐसा किसी को नहीं कहते हैं कि हम टिकट देंगे। देखिए भारती जी, हमारे और माननीय मुख्यमंत्री के बीच में जो बात हुई, वो बात तो मैं सार्वजनिक रूप से कर नहीं सकता और वो करने के लिए मतलब विवश भी नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना ही आपको संकेत करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसलिए खोल करके बता देता हूं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, मैं पॉइंटेड आपको जवाब दे देता हूं। जितने मेरे इंटरव्यू करने के लिए लोग आते हैं, वो जानना यही चाहते हैं और मेरे मुंह में ठोकना भी चाहते हैं कि क्या आपके साथ छल हो गया, धोखा हो गया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सारे डिसीजन मेरे थे, सारे डिसीजन, नौकरी छोड़ देना मेरा डिसीजन, पार्टी ज्वाइन करना मेरा डिसीजन, चुनाव विधायक का लड़ने का मेरा डिसीजन,
टिकट नहीं मिलना मेरा प्रारब्ध, मेरा भाग्य। लोग ये भी कहते हैं कि आप बक्सर से चुनाव, क्योंकि राजनीति के बहुत दांव पेच जो है। सर बिहार की राजनीति पे जो नजर रखते हैं उनका कहना है कि आप बक्सर से अंततः चुनाव लड़ेंगे। आपने वहां अपनी जमीन तैयार की है, आपने विश्वामित्र के नाम पे स्कूल खोला हुआ है और गाहे बगाए आपको आज जेडीयू टिकट नहीं दिया है, तो बीजेपी आपको बक्सर से लोकसभा में लाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, प्रिजम्पशन मतलब एजम्पशन प्रिजम्पशन की तो कोई बात ही नहीं है। हमारे तो बहुत तरह के शुभचिंतक भी हैं और बहुत मतलब दुश्मन भी हैं, तो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें हैं। किसी के बारे में देखने का तरीका, सोचने का तरीका, ये डिपेंड करता है अपनी अवधारणा पर। आपका जैसा परसेप्शन होगा उसी तरह से आपका रिएक्शन होगा, आपका एक्शन होगा, आपका रिस्पॉन्स होगा। आप मना नहीं कर रहे हैं हम तो जो हैं वही हैं, खुली किताब की तरह हैं। लेकिन आदमी के देखने का तरीका है, तो लोगों को डर लगता है कि कहीं फिर से राजनीति में न आ जाए, कहीं फिर से चुनाव में न आ जाए। तो बहुत लोग तो मेरा ये इस संभावना के कारण विरोध करते हैं जो बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके तंत्र मंत्र जंत्र, उनके सर इसका मतलब आप मना नहीं कर रहे हैं कि दोबारा ये ना आ जाए चुनाव लड़ने, जबकि मेरा कोई रुचि नहीं है, मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं। मैं स्पष्ट बता देता हूं, सुन लीजिए भारती जी। आप मना नहीं कर रहे हैं कि आप बक्सर से भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे? मेरी नहीं, आपकी बात नहीं भारती जी, मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आपकी नहीं बात कर रहा हूं। आपको क्या मतलब है? आप तो वहां दिल्ली में बैठे हैं, आप तो न्यूज कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं जिनको हमेशा मेरे से दहशत रहती है कि कहीं फिर ना आ जाए, कहीं फिर ना आ जाए, कहीं फिर ना आ जाए। तो मैं ये बता देता हूं कि एकदम ऐसे लोगों को मेरे से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि मेरे से किसी को कोई राजनीतिक खतरा नहीं है, क्योंकि अब मैं इस क्षेत्र में अपनी रुचि खो चुका हूं। मैंने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान के हाथ की मुरली हूं, जैसे बजाएंगे वैसे बजना है। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। बताइए सर कि ये जो गीता का पाठ करते हैं या जब प्रवचन करते हैं, ये कहाँ पढ़ाई करी, कहाँ सीखा, कहाँ आपको वक्त मिला ये सब पढ़ने का जो आप ये करना शुरू किया आपने? भारती जी, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड ही वैसा है। ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ, घर में पूजा पाठ का माहौल था। और मेरी शैक्षणिक देखिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिएगा तो मैंने संस्कृत से ग्रेजुएशन किया, संस्कृत ही से एमए कर रहा था पटना विश्वविद्यालय में। तो ये सारी चीजें तो जैसे दर्शन है, सांख्य योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, तो ये सब तो सिलेबस के पार्ट ही थे। फिर जितने भी वेद हैं वो सब सिलेबस का पार्ट ही था। तो पुराण हुआ, गीता हुआ, वेद हुए, और ये सब मेरे मतलब एकेडमिक पृष्ठभूमि में सारी चीजें थी। और मेरी रुचि थी बचपन से, तो मैं सत्संग भी करता रहता था, लोगों से मिलता भी रहता था, सुनता भी रहता था, पढ़ता भी रहता था। तो धीरे धीरे एक दिन में श्रीमद् भागवत पुराण तो बहुत कठिन है, 18,000 श्लोक का बहुत कठिन वो पुराण है। उसमें तो कहते हैं विद्वानों की परीक्षा होती है, तो एक दिन, 2 दिन, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल में कुछ होगा नहीं। जी सर, आप लेकिन ये भी मानेंगे कि बाबाओं का दिन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है अपने देश में आजकल। बहुत सारे लोग जेल में भी हैं प्रवचन करने वाले। भारती जी, मुझे बाबा बनना ही नहीं है, न मुझे बाबा बनना है। और देखिए, यही तो है सोचने का तरीका। मुझे न बाबा बनना है, न मुझे कुछ ऐसा साम्राज्य खड़ा करना है, न मुझे किसी का कान फूकना है, न मुझे किसी को चेला बनाना है, न मुझे बाबा का चोगा पहन करके कोई नौटंकी करनी है। मैं तो आत्मशुद्धि के लिए, चित्त शोधन के लिए, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। मैं तो अपने अंदर में जो बुराइयां हैं, चित्त में जो अशुद्धि है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, तो अपने चित्त शोधन के लिए स्वांतः सुखाय मैंने कहा, क्योंकि हमारे सनातन में लिखा हुआ है कि चित्त की शुद्धि के लिए भगवान के लीला और चरित्र का गायन करने से चित्त की शुद्धि होती है। अगर आपका मोटिव अगर ठीक है, नियत अगर ठीक है, अगर आपका उद्देश्य पवित्र है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। बाबा को किसको बनना है? बाबा बन करके दुनिया को ठगने वाले तो भोगेंगे ही ना उसका नतीजा। जी, एक अंतिम का सवाल है, क्या आप आज भी ये कहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था और रिया चक्रवर्ती के बारे में जो आपने बयान दिया था, क्या आज आप उस पर क्या कहेंगे? क्या आपको अफसोस है इस बात का? अंतिम सवाल है।
आप आवाज थोड़ा तेज करवा दीजिए स्टूडियो में। मेरा ये अंतिम सवाल है कि क्या आप मैंने सवाल सुन लिया जी। भारती जी, मैंने सवाल सुन लिया जी, सवाल आपका सुन लिया है जी। फिर भी थोड़ा साउंड ऊंचा करवा देंगे तो आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। पहले रिया चक्रवर्ती के बारे में जो आपने किया तो उसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने सिर्फ ये कहा था कि रिया चक्रवर्ती की ये औकात नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर असंवैधानिक टिप्पणी करे। मैंने इसलिए कहा था कि रिया चक्रवर्ती एक केस की नामजद अभियुक्त थी और नामजद अभियुक्त जो किसी के केस में हो, जब तक जांच नहीं हो जाती, निर्दोष नहीं प्रमाणित हो जाता, तब तक उसको किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसलिए भी अधिकार नहीं है कि मुख्यमंत्री का कोई इस FIR और इस केस से लेना देना नहीं था। लेकिन आप औकात का इंग्लिश में वर्ड क्या, स्टेचर होता है। स्टेचर कहीं से भी डेरोगेटरी नहीं है। औकात अगर डेरोगेटरी लगा तो मैंने आधा घंटा के अंदर, आपको याद होगा, आधा घंटा के अंदर बिना किसी तुरंत मैंने वापस ले लिया था। मैंने माफी मांग ली थी कि अगर किसी को बुरा लगा है और ये औकात अगर डेरोगेटरी वर्ड लगा है तो मैं तुरंत अपनी बात को वापस लेता हूं। वो चीज तो वहीं खत्म हो गई, उस पर तो बेकार जुगाली करने से कोई फायदा नहीं। भारती जी, सुशांत सिंह का जो केस है, इसके बारे में आप तो एक बहुत ही देश की प्रतिष्ठित टीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, NDTV के। मैं आपको बता रहा हूं, आपने सारे मेरे क्लिप देखे होंगे, सारे मेरे इंटरव्यू देखे होंगे। आपने भी मेरा इंटरव्यू किया था, अगर मुझे याद है तो। एक भी क्लिप कहीं से निकाल दीजिए, मैंने 100 डिबेट में भाग लिया होगा जिसमें मैंने ये कहा हो कि सुशांत सिंह राजपूत हैज बीन किल्ड या ही हैज बीन मर्डर्ड, ठीक है, उसकी हत्या कर दी गई, ये शब्द मैंने कभी नहीं कहा है। 100 मैंने डिबेट में भाग लिया होगा, इंटरव्यू दिया होगा। मैंने सिर्फ सुशांत सिंह केस में 3 काम किए। सबसे पहले तो आपको पता है कि जब यह घटना हुई तो मैं पहला आदमी था जो सुशांत सिंह के घर पर गया उनके पिताजी से मिलने। मुझे भी नहीं मालूम था, पूरे देश को नहीं मालूम था कि यह मामला जाकर आगे इतना अगली टर्न लेगा, इसमें इतने ट्विस्ट होंगे, इतने टर्न होंगे। तो एकदम स्वाभाविक मृत्यु, मतलब आत्महत्या का मामला जानकर ही मैं भी गया था। मैंने जाकर सांत्वना देकर के वहां से लौट के आया 40-50 दिन के बाद। और यह मामला पूरी तरह से देश में न्यूज से बाहर था, आप जानते होंगे। मामला सब दुनिया भूल गई थी कि सुशांत सिंह नाम का राजपूत की हत्या हुई थी, आत्महत्या हुई थी, कोई घटना हुई थी। ये 1 सप्ताह के बाद मुंबई के लोकल पेपर में भी ये समाचार गायब था। ये तो पहली बार हंगामा शुरू हुआ जब मैंने FIR कर दिया। FIR करके जब मैंने टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दी मुंबई, तब ये हंगामा हुआ, पूरा देश का ध्यान गया, पूरे मीडिया का ध्यान गया और डिबेट शुरू हुए। और पहला डिबेट शुरू हुआ कि बिहार में केस हो सकता है कि नहीं। मैंने हर जगह अपना पक्ष रखा, बड़े बड़े विधिवेता लोग आकर के डिबेट करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना वर्डिक्ट दे दिया कि हमने केस किया, बिल्कुल जायज था, तो इस पर अब बहस करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा मैंने काम किया कि मैंने एक टीम भेजी जांच के लिए। इस पर भी बहुत डिबेट हुआ कि हमको अधिकार है क्या मुंबई में टीम भेज कर इन्वेस्टिगेशन कराने का। मुंबई पुलिस ने बहुत असहयोग किया, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि हमने टीम भेजी थी, इसमें भी हमारी कोई गलती नहीं थी। आपने अब मैंने एक पदाधिकारी को जो भेजा जिसको होम क्वारंटीन उन्होंने किया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने अनौपचारिक रूप से अपना बता दिया कि जिस अधिकारी को आप लोग क्वारंटीन करके रखे हुए तुरंत छोड़िए, वो गलत है। और उसी पर मैंने हंगामा किया था। मैंने एक ही बात कही थी कि मुंबई पुलिस का जो रोल है बहुत सस्पिशियस है और पूरे देश को लग रहा था कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ जी सर माफी चाहता हूं, वक्त इतना ही है, इसलिए ये अब हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला NDTV इंडिया से बातचीत करने के लिए।